अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमें जो है वो क्लास 12 का जो है वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है आपके पास एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है और क्यों होता है और ये कहाँ से आया है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हमें याद होना चाहिए कि हमने अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर हुआ पता क्या था? उसके अंदर हुआ ये था कि आपको पता लगा था कि सबसे पहले आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं। सही है, आप क्या देखते हैं? अपने प्रॉब्लम को देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, देन फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपके पास क्या होता है? आपके पास जो होता है वो ये होता है, आपके पास दो टेक्निक्स आ जाती हैं। पहली टेक्निक आपके पास आ जाती है एल्गोरिथम और दूसरी टेक्निक आपके पास आ जाती है फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम बेसिकली आपके पास स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और रूल्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम आप इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन कर सकें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख सकें, रूल्स लिख सकें। वो क्यों लिखना है आपको भाई? आपको वो रूल्स और वो इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखनी होती है ताकि आप परफॉर्म कर सकें कोई भी स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व कर सकें कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है। एल्गोरिथम के अंदर आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है भाई। अब अगर हम समझें कि फ्लो चार्ट क्या है, नहीं पहले एल्गोरिथम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल्गोरिथम की एग्जाम्पल ये है कि अगर मुझे 2+2 करना है, ठीक है, तो मुझे मेरी प्रॉब्लम पता है कि मुझे क्या करना है, 2+2 करना है। तो पहला काम ये होगा कि मैं सबसे पहले लिखूंगी स्टार्ट। ठीक है, मैं क्या लिखूंगी? स्टार्ट। देन फिर लिखूंगी कि मुझे जो है वो 3 चीज़ें चाहिए। एक मुझे 2 चाहिए, दूसरा भी मुझे 2 चाहिए और तीसरा मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर में से एक प्लस चाहिए। सही है। फिर क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने में 2+2 होगा, आउटपुट निकल कर आएगा 4। आउटपुट निकलने के बाद क्या होगा? 4 जो आ गया, फिर मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास? एल्गोरिथम। इसके अंदर मैंने जो है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज़ की, कोई भी मैंने जो है वो यहाँ पर रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास आ जाता है व्हाट इज़ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है आपके पास? फ्लो चार्ट बेसिकली बेटा आप जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं, मतलब फ्लो चार्ट यूज़ करते ही क्यों है? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम और प्रोसेस। अगर मैं अपने एल्गोरिथम को शो कराना चाहती हूँ प्रोसेस में, अगर मैं अपने एल्गोरिथम को सिंबल्स के अंदर नज़र जो है वो शो करवाना चाहूँ, या मैं इसको जो है वो ग्राफिकली शो करवाना चाहूँ, यानी अभी तो मैं स्टार्ट और स्टॉप लिख रही थी, लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ? अब मैं जो है वो ये चाह रही हूँ कि मैं जो है वो डायग्राम बना लूँ, मैं सिंबल्स बना लूँ। ठीक है, मैं जो है वो उसको ग्राफिकल बना दूँ, तो वो मेरे पास फ्लो चार्ट बन जाता है। होती तो ये भी वही टेक्निक है कि हम किस तरीके से जो है वो सॉल्यूशन निकालते हैं अपनी प्रॉब्लम का, बस इसके अंदर क्या होता है, आप डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते हैं और वो डिफरेंट सिंबल आपके पास एरोस हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं, डायमंड्स हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास है टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। सिस्टम फ्लो चार्ट आती है। सिस्टम फ्लो चार्ट क्या करती है कि आपके ओवरऑल सिस्टम और प्रोसेस के अंदर किस तरीके से डाटा फ्लो कर रहा है, इस चीज़ को जो है वो शो कर रही होती है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट में ये होता है कि आपके एल्गोरिथम के जो है वो किस तरीके से सीक्वेंस स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है। प्रोसेस फ्लो चार्ट आपके पास जो है वो ये इलस्ट्रेट करती है कि मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसको इलस्ट्रेट करना प्रोग्राम फ्लो चार्ट के हाथ में होता है। फिर आपके पास आता है डाटा फ्लो डायग्राम और फिर आपके पास आता है वर्क फ्लो चार्ट। अच्छा, अब हमारा मेन टॉपिक आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप वर्सेस डू वाइल लूप। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा एडवांस आपके पास आ गया है। इसको समझने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब जाकर आपको जो है वो ये समझ में आएगा। इसको समझाने के लिए मुझे आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी समझाना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी क्या है। सबसे पहले अपनी फ़ाइल को जो है वो सेव कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं क्या? माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसको।
और मैं ये वर्क किसके ऊपर कर रही हूँ, ये कौन सी आईडी है, ये हमारे पास जो है वो कोड ब्लॉक है, सही है। इसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी होता है, आपके पास प्रोग्रामीज भी होते हैं, डिफरेंट ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी समझाने के लिए मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा, फिर आपको मैं समझाऊंगी कि क्या मतलब है इसका। साथ साथ देखते जाओ और परेशान बिल्कुल नहीं होना कि मैं क्या लिख रही हूँ। जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो जो है वो घबराए नहीं। इंक्लूड stdio.h, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंट मेन, देन आपके पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, printf, और हम लिख देते हैं हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल देते हैं, और ये आ गया आपका एस्केप सीक्वेंस, और ये आ गया स्टेटमेंट टर्मिनेटर। देन आपके पास क्या आ जाता है, रिटर्न 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 क्या आ जाएगा आपके पास 0, और ये प्रोग्राम ख़त्म। रन करके देखते हैं और फिर आपको बताती हूँ मैं कि इसका क्या मतलब है। क्या लिखा आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, सही है, यानी ये आपके पास लिखा हुआ है, इसका मकसद ये कि आपके पास कोई एरर नहीं है। अब समझ लो कौन क्या है। देखो बेटा, ये जो चीज़ है ना आपके पास, हैश तो नहीं होता, ये शार्प होता है, हैश नहीं होता ये, सही है। शार्प इंक्लूड stdio.h, ये stdio.h क्या होता है आपके पास, stdio.h बेसिकली आपके पास इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और h का मतलब होता है हेडर फाइल, सही है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है, इस लाइन को लिखने का मकसद ये होता है कि इंक्लूड कर दो, किसको इंक्लूड कर दो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, सही है। ये वो फाइल्स हैं जो सी को एक्स्ट्रा टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करती हैं। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल क्या दूंगी, जैसे कि हमारा कोई घर बनता है, उस घर को बनाने के वक्त आपको पेंट, ब्रश, हैमर्स, ठीक है, और नेल्स चाहिए होती हैं। वैसे ही सी के इनपुट आउटपुट को काम करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल चाहिए होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर हम जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर मौजूद होंगी, सही है। वो सारी चीज़ें सी का कंपाइलर यहाँ से निकाल रहा होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से, ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास जो है वो हेडर फाइल्स होती हैं, एक आपके पास होती है conio.h, सही है। इसके अलावा आपके पास क्या होती है, stdlib.h, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h होती है, यानी बहुत सारी मैथ की अलग लाइब्रेरी होती है। तो ये एक तरीके की लाइब्रेरी होती है, जैसे लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती है ना, वैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर वो तमाम फीचर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम को रन कराने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी, और ये आपने हमेशा ऐड करनी है, जब भी प्रोग्राम बना रहे हो ये ज़रूर ऐड करना है। शार्प इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। फिर मैं बता रही हूँ ये क्या होती है, ये वो फाइल्स हैं जो कि सी को एक्स्ट्रा टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये सबसे कॉमन है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है इंट मेन। ये इंट का मतलब क्या है, ये इंट हमारे पास जो है वो इंटीजर को शो करता है, और मेन जो होता है वो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। इंट मेन क्या होता है, जैसे कि हम अभी घर की बात करें तो ये आगे इसको ऐसे ही लेके चलो, ये एक रूम है, ठीक है। ये क्या है, एक रूम है जहाँ पर सब काम होता है, ठीक है। ये इंट मेन हमारा जो है वो सबसे मेन फंक्शन होता है। ये जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब आपको ये लाजमी ऐड कराना है, ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन जब स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर एक ओपन ब्रैकेट है और यहाँ एक क्लोज ब्रैकेट है, तो इंट मेन के अंदर ही फंक्शन का तमाम काम परफॉर्म होता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा हुआ है मेन फंक्शन, ठीक है।
क्या नाम रखा हुआ है इसका? मेन फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर आपके पास तमाम काम परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब ज़रा अंदर आ जाओ। ये आते हैं ओपन ब्रेसेस और ये होते हैं हमारे पास क्लोज ब्रेसेस। ये आपने लाजमी तौर पे जो है वो लगाना है। अगर आप ये इसमें से एक भी लगाना भूल जाएंगे, आपके पास प्रोग्राम में एरर आ जाएगा कि भाई आपने क्या करा है। ठीक है, तो ये हमेशा लगाना होता है। अच्छा, अब जो मैंने अंदर लिखा हुआ है ना, वो क्या है? प्रिंट एफ हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो एन को भी इग्नोर कर सकते हो। अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूँगी। ये जो प्रिंट एफ है ना, ये प्रिंट एफ एक बटन की तरह काम करता है। आप ये समझ लो जैसे आपके पास आपके फ़ैन को ओपन करने के लिए बोर्ड में एक बटन दिया जाता है कि जब आप जैसे उस बटन को ऑन करोगे तो आपके पास जो है ना वो फ़ैन ऑन हो जाएगा या फ़ैन ऑफ हो जाएगा। इसी तरीके से प्रिंट एफ का यूज़ इसलिए करते हैं कि जब भी मुझे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट एफ का यूज़ करती हूँ। ये एक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, प्रिंट एफ जो है वो फंक्शन होता है जिसका काम ये होता है कि अगर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है तो आपको इसको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ उठेगा और आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा? हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स को मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है कि ये स्टार्ट भी इन्वर्टेड कॉमास से होता है और क्लोज भी इन्वर्टेड कॉमास से ही होगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी मैं लिखूंगी वो एज इट इज़ उठेगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सही है। इसके अलावा जो ये मैंने लिखा है ना बैकस्लैश n, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्रोग्राम को अच्छे से फॉर्मेट कर सकें। ये बेसिकली आपके पास एस्केप सीक्वेंस कहला रहा होता है। ठीक है, इसका टॉपिक हमारे पास आगे होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये जो बैकस्लैश n है इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। यानी आपका प्रोग्राम क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स के बाद अब मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगी तो वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। ये काम होता है इसका। फिर हर एक स्टेटमेंट के आखिर में आपने जो है वो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, जिसे आप सेमी कॉलन भी कहते हो। जैसे कि बचपन में जो है ना वो टीचर ऐसा करती थी कि भाई आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई तो आपने यहाँ पर जो है वो फुल स्टॉप लगाना था, और मैं जो है ना अक्सर लगाना भूल जाया करती थी तो मुझे डांट भी पड़ती थी। तो वैसे ही प्रोग्राम की हर एक स्टेटमेंट के एंड में, ठीक है, आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना लाजमी होता है। अगर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना भूल गए तो आपके प्रोग्राम में वही एरर आ जाएगा। ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर कह लो या सेमीकोलन कह लो, ये लाजमी होता है आपके पास लगाने के लिए। सही है भाई। अब उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न ज़ीरो। ये भी लाजमी तौर पर लिखा जाता है। सही है। देखो प्रिंट एफ के अंदर जो कुछ लिखा है हम चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, हेलो वर्ल्ड लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसकी? रिटर्न ज़ीरो की, तो रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ये जो है वो कहता है कि भाई अब सब काम हो गया है। ज़ीरो का मतलब कि सक्सेसफुली कंप्लीट। ये हम क्यों लिखते हैं? ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम जो है वो कंप्यूटर को सिग्नल दे सकें कि भाई हमारा जो काम है ना वो क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया है। सही है, सब ठीक हो गया है। तो इसलिए हम रिटर्न ज़ीरो का यूज़ करते हैं। और रिटर्न ज़ीरो का मतलब अभी कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सही है, ये ज़ीरो रिटर्न करेगा, यानी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोग्राम, तो इसलिए हम रिटर्न ज़ीरो का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सब चीज़ें ज़रूर समझ में आई होंगी। सही है। और रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है भी? सिंपल, काम ख़त्म, नो रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं करना आपको, बस। ये उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम आ जाए ज़रा लूप पे। सही है, अब लूप समझाना ज़रूरी है मुझे। वैसे तो लूप से पहले काफ़ी सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, लेकिन लूप का टॉपिक पहले आ रहा है तो मुझे लूप समझाना पड़ेगा। लेकिन मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहती कि बेटा आप एक काम करो, आप इस प्रिंट एफ को 5 दफ़ा प्रिंट करो। कितनी दफ़ा प्रिंट करो? 5 दफ़ा प्रिंट करो। अब आप क्या करते हैं? मिस कोई मसला ही नहीं है, अभी देखें आप, हम अभी आपको प्रिंट करके दिखाते हैं 5 दफ़ा। आप यहाँ लिखते, थोड़ा सा नीचे आते, बोलते हैं मिस हम इसको ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये हम आए 6 लाइन में, पेस्ट कर दिया, या आए 7 लाइन में, पेस्ट कर दिया, या आए 8 लाइन में, गिला मिस पेस्ट कर दिया। कितनी दफ़ा हो गया? 1 2 3 4 5। चले मिस, हो गया काम हमारा। रन करते हैं इसको मिस, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी तो ये रन नहीं कर रहा। हम इसको दूसरी फाइल में ले जाते हैं, पूरे कोड को यहीं से कॉपी कर लेते हैं और इधर ले आते हैं दूसरी फाइल में,
एम्प्टी फाइल और यहाँ अपना कोड पेस्ट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं फाइल का ताकि हम रन कर सकें। ओके, ये हम कह देते हैं विदाउट लूप। सही, अभी हमने लूप नहीं लेकर आए, विदाउट लूप काम कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारी जो हो क्या फ़र्क पड़ता है लूप से और सब से। ज़रा रन करके देखते हैं क्या होता है। देख 5 दफ़ा हेलो लिखा आ गया, ठीक है, कोई मसला ही नहीं हुआ। 5 दफ़ा हेलो लिखा आ गया, में कोई मसला ही नहीं है। तो बहुत आसान सा काम है, आपने फजूल में लूप पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, मसला है। अगर मैं आपसे कहूँ आप 100 टाइम हेलो स्टूडेंट लिख कर दिखा दें मुझे, तो क्या आप 100 टाइम printf स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे? क्या आप इतना लंबा चौड़ा काम करने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उस टाइम एंट्री करते हैं हमारे लूप भाई साहब, वहाँ पर हमारे लूप आ जाते हैं और सिंपल सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आप जो है वो उसको कमांड देते हैं और वो आपका काम आपको करके दे देता है। सही है, अब समझ लो लूप करेगा क्या। मैं इसी पे समझा रही हूँ, पहले तो आपको कमेंट डाल के, ठीक है। कमेंट भी एक अलग चीज़ होती है, वो अलग कहानी है, वो भी आपको समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता। क्या हमारे पास जो है वो इसके अंदर रह रहा होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स बेसिकली कुछ नहीं है, वो होता है ये है कि आपके पास रूल फॉलो हो रहा होगा कोई भी काम करने के लिए। सही, इसे हम सिंटेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आप इनिशियलाइज कराते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका टर्मिनेटर, सही है, सेमी कॉलन कह लो आप इसको। फिर आपकी कंडीशन देखी जाती है, फिर क्या होती है, फिर आपके पास जो है वो इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। ये होता है आपके पास इनिशियलाइजेशन, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, इनिशियलाइज नहीं लिखते, इनिशियलाइजेशन लिख लेते हैं। फिर कंडीशन होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। ये हमारे पास बेसिकली सिंटेक्स होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बीच में हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगे हुए सिंटेक्स, ये नहीं भूलना आपने, सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये नहीं आता, सॉरी, सो सॉरी, इसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा, कि मैंने जो है वो बाय मिस्टेक लगा दिया था। अब मैं क्या कराना चाहती हूँ इस फोर लूप से, मैं जो भी इस फोर लूप से कराना चाहती हूँ ना, मैं वो यहाँ लिखूँगी printf। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, जो भी आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ जाके प्रिंट हो जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पर हेलो, सही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके चली जाऊँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ ऐसे लिखूँगी, देखो हेलो और n \n, और यहाँ आ जाएगा मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और देन मेरे पास ये बंद हो गया। तो क्या होगा, ये फोर लूप चलेगा। अगर ये वाली जो कंडीशन है ये फेल हो गई तो ये फोर लूप टर्मिनेट कर जाएगा, नहीं चलेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होगी ना, तब तक मेरा ये फोर लूप चलता जाएगा। यहाँ पर मैं इनिशियलाइज़ करती हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ पर मैं कंडीशन लिखती हूँ कि भाई ये होगा तो तब तक चलेगा। अगर जैसे ही इससे जो है वो इसने इससे हटाइए तो आपको फ़ौरन रुक जाना है। देन फिर आपके पास इंक्रीमेंट होता है और फिर आपके पास डिक्रीमेंट होता है, सही है भाई। देन आपके पास क्या होता है, printf हेलो n, यानी अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं तो आप क्या प्रिंट करते जाओगे, हेलो प्रिंट करते जाओगे हर एक नेक्स्ट लाइन के अंदर, सही है। ये वाला काम होता है। अब मैं आपको जो है वो सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपने फोर लूप का यूज़ करना है। आज के वीडियो में हम फोर लूप तक ही जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल और डू वाइल भी करेंगे, सही है। अब यहाँ पर हमारी जो फाइल बनेगी वो किसकी बनेगी, वो बनेगी हमारे पास फोर लूप्स की, फोर लूप, सही है। अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा काम ये है कि हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, इतनी पूरी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ आते हैं फोर लूप में, यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इन नंबर ऑफ़ लाइन को एक सिंगल लाइन के अंदर ले जा रही हूँ, ठीक है। कैसे ले जाना है वो मैंने आपको अभी सिंटेक्स बताया था। इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ये कट करा मैंने। अच्छा, सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला काम हम यहाँ पर इनिशियलाइज मतलब बता रहे हैं कि मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ इंट आई, यानी आई की जो भी वैल्यू होगी वो किस में होगी, इंटीजर में होगी, सही है। आई मेरा एक वेरिएबल होगा
और आई की जो भी वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी। अब मैं यहाँ पर एक फोर लूप बनाऊंगी, मैं लिखूंगी फोर। अच्छा, मेरे जो पहला स्टेप था वो ये था कि मैं पहले इनिशियलाइज़ करूँ। क्या इनिशियलाइज़ करूँ कि आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी। मैंने कहा मेरे आई की वैल्यू आपने स्टार्ट करनी है कहाँ से, 1 से। फिर मैंने क्या कहा था कि आप क्या लगाते हो, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हो, लगा दिया। अब यहाँ पर कंडीशन डिसाइड होगी। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जब तक मेरे आई की जो वैल्यू है वो कैसी है, मेरी आई की वैल्यू जब तक मैं कह देती हूँ बड़ी है, नहीं बड़ी नहीं लिखते, छोटी है कर लेते हैं, ठीक है, बड़े में फिर वो मसला बनेगा। जब तक मेरे आई की वैल्यू छोटी है या बराबर है, किसके बराबर है, 5 के। क्या बोला मैंने कहा आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू मैंने 1 असाइन की। फिर मैंने कंडीशन क्या बोली, मैंने कहा आई की वैल्यू जब तक मेरे पास 5 से छोटी है या 5 के बराबर है। फिर दोबारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर आई प्लस प्लस कर दूँ, या आप ऐसे लिख लो आई +1 कर दो, आई +1 कर दो, सही है। प्लस प्लस जो मैंने बोला है वो मैं आगे समझाऊंगी। फिर मैंने इसको ये बता दिया, क्या बोला मैंने कहा आई बराबर है 1 के। कंडीशन मेरे पास ये है कि आई की जो भी वैल्यू है वो 5 से छोटी है और 5 के बराबर है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फैक्टर के अंदर होता है, इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ा दो या डिक्रीमेंट का मतलब कम कर दो। तो इंक्रीमेंट में क्या होगा कि हमेशा आई की वैल्यू में +1 होगा। जैसे आई पहले 1 है तो पहले तो लूप चल जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 में प्लस हो जाएगा 1। समझ रहे मेरी बात। तो इस तरीके से मैं करना चाह रही हूँ। अच्छा, देन मैं क्या करूँगी, मुझे क्या करना है, जब मेरे लूप में सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फिर मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगी। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिखूंगी कि मुझे क्या प्रिंट कराना है। मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, जो भी प्रिंट कराना चाहूँगी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। मैं लिखना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, सही है, मैंने ये लिख दिया और ये आ गया मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेटर और मैंने सब कुछ सही लिखा है बिल्कुल। अब कंडीशन दोबारा सुन लो, आई की वैल्यू क्या है, जब तक 1 है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, और आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी होगी या 5 के बराबर होगी। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या है, आई की वैल्यू में +1 करते जाओ, सही है। पहले क्या होगा, आई इज़ इक्वल टू 1 होगा तो ये लूप चल जाएगा। फिर जब आई इज़ इक्वल टू 1 होगा तो 1 में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, 1 में एक ऐड हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। फिर 2 के लिए पूरा चलेगा, फिर 2 जो है वो 2 + 1 हो जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर ये चलेगा। फिर 4 + 1 5 हो जाएगा, फिर ये चलेगा। लेकिन जैसे ही 5 + 1 6 होगा, ये प्रोग्राम वहीं से ख़त्म हो जाएगा और रिटर्न 0, सब कुछ ख़त्म, सही है। ये वाला काम करना है। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, ये 5 दफ़ा लिखा आ गया आपके पास फॉर लूप, ठीक है। ये वही काम है जो आपने अभी इतनी सारी नंबर ऑफ स्टेटमेंट में किया था, और ये काम आपको इन्होंने सिंपल एक स्टेटमेंट में करके दे दिया है। कितना कम आपका प्रोग्राम है, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम कितना लंबा था, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों के अंदर कोड लिखा, और यहाँ पर कितनी लाइनों में लिखा, 1 2 3 4 लाइनों में कोड लिखा। फ़र्क आपको खुद पता लगना चाहिए। तो ये था हमारे पास फॉर लूप का जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने आपको लिख के दिखाया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाइल लूप और डू वाइल लूप को भी समझेंगे कि ये भी हमारे पास लूप्स की ही कंडीशंस होती हैं, ये किस तरह काम करती हैं। इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।